मेरी बहू की ठंडी रसोई। जंगल के बीच एक झरने के पास बहुत बड़ी एक रसोई बनी हुई थी। रसोई के अंदर निशा खाना बना रही थी। बाहर झरने के पास पूरा परिवार बैठा हुआ था। निशा सबके लिए पानी लेकर आती है। लीजिए बाबूजी, सासू माँ, खाना बस बनने ही वाला है, तब तक आप ये सब ठंडा पानी पी लीजिए। अरे वाह मेरी बच्ची, सच में ये तो एकदम हमारा देसी फ्रिज है। मटके का पानी कितना ठंडा है। अरे बापूजी, ठंडा क्यों नहीं होगा? अपना ये मटका 24 घंटे झरने के पानी के एकदम पास रखा रहता है। ये पानी नहीं, अमृत है, अमृत। इस भयंकर गर्मी में भी यहाँ झरने के पास कितनी ठंडक है, एकदम दिल खुश हो गया। पानी पिलाने के बाद निशा वापस अपनी रसोई में आ जाती है। वो चूल्हे के पास बैठती है और खाना बनाने लगती है। सच में बहुत मजा आ गया। देखो तो इन छेदों में से हमेशा कितनी ठंडी हवा आती है। चूल्हे के पास बैठकर बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा। मेरी इस ठंडी रसोई का तो कोई जवाब ही नहीं। आखिर क्यों यह परिवार झरने के पास रह रहा था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो निशा को यहाँ अपनी रसोई बनानी पड़ी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। दोपहर का समय था। घर की बड़ी बहू कविता रसोई में बैठी हुई खाना बना रही थी। हाय रे गर्मी, मेरा तो दम घुट रहा है इस रसोई में। मुझसे तो ये खाना वाना नहीं बनता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ओ महारानी, ये क्या बड़बड़ चालू है तेरी? अभी तक खाना नहीं बना? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़े हैं। सारा दिन करती क्या है तू? क्या सासू माँ, घर में तो आप मेरी कुछ मदद नहीं करती हैं। मैं ही दिन रात घर के सारे काम करती हूँ और इस रसोई की गर्मी में भट्टी की तरह चलती रहती हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होता। ज्यादा जुबान मत लड़ा, चुपचाप अपना काम कर। गंगा देवी वहाँ से चली जाती है। बस कुछ दिन की बात और बुढ़िया, एक बार तेरे छोटे लाडले की शादी हो जाए, फिर जो मेरी देवरानी आएगी ना, घर के सारे काम उसी से करवाऊंगी। मैं तो बस आराम करूंगी, आराम। कुछ दिन बाद छोटे बेटे आकाश की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी निशा का गृह प्रवेश हो रहा था। लो जी, आ गई मेरी परमानेंट नौकरानी। अब ये घर का झाड़ू पोछा और रसोई का काम करेगी। मैं तो बस आराम करूंगी, मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह निशा पहली रसोई बनाने के लिए किचन में आती है। वहाँ की हालत देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, ये रसोई कितनी छोटी है। इसमें गैस भी नहीं है, बस ये मिट्टी का चूल्हा। मैं यहाँ खाना कैसे बनाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी कविता वहाँ आती है। क्यों, क्या हुआ? हैरान हो गई रसोई को देखकर? तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। तू कोई अंबानी के घर की बहू थोड़ी है जो तुझे एसी वाली रसोई मिलेगी। कविता वहाँ से चली जाती है। निशा दुखी होकर चूल्हा जलाती है। थोड़ी देर में रसोई में बहुत गर्मी होने लगती है और बहुत धुआं होने लगता है। तभी निशा को चक्कर आने लगते हैं। वो चूल्हे पर गिरने ही वाली होती है कि वो खुद को संभाल लेती है। जेठानी जी, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मुझसे इतना सारा खाना अकेले नहीं बनेगा। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे मुझसे मदद क्यों मांग रही है? जा अपना काम खुद कर। मैंने भी तो किया है ना इतने साल। मैं चलिए अपना टीवी सीरियल देखने। कविता वहाँ से चली जाती है। निशा दुखी होकर अकेले ही खाना बनाती है। अगले दिन रात का समय हो गया था। घर के आंगन में सब लोग खाने के इंतजार में बैठे हुए थे। रसोई के अंदर निशा पसीने में भीगी हुई खाना बना रही थी। अरे भाई, आज तो ये नई बहू हमें भूखा ही मार देगी। अरे जल्दी आ जाओ महारानी, कब लाओगी खाना? पेट में दर्द होने लगा है भूख से। निशा पसीने में भीगी हुई सबके लिए खाना लेकर आती है। माफ कर दीजिए, वो मैं क्या करूं? मुझे उस रसोई में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए थोड़ा समय लग गया खाना बनाने में। कोई बात नहीं बहू, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। लो सुन लो सासू माँ की बातें। जब मैं कहती थी कि मुझे उस रसोई में भयंकर गर्मी लगती है, तब तो सब लोग बोलते थे कि मैं कामचोर हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। और आज आपकी ये नई बहू बोल रही है तो सबको बड़ी दया आ रही है। कविता, ज्यादा जुबान मत चला और शांति से खाना खा। पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। बस आकाश और निशा ही जाग रहे थे, जो बैठकर बातें कर रहे थे। निशा, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना? यहाँ मैं और राजेश भैया गांव के एक बहुत बड़े साहूकार के तबेले में काम करते हैं। हम रोज सुबह जंगल जाते हैं, गायों के लिए हरा चारा लाते हैं और ये घर भी हमारा नहीं है। परेशानी हो रही है ना यहाँ? तो क्या ये हमारा खुद का घर नहीं है जो? नहीं निशा, हम लोग किराए पर रहते हैं। हम लोग गरीब हैं ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं दिन रात एक करके जल्दी अपना खुद का एक छोटा सा घर ले लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप मेहनत करेंगे तो हम जल्दी ही इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। अगले दिन दोपहर का समय था। आकाश और उसका बड़ा भाई राजेश साहूकार के तबेले में काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आता है। ओए राजेश, बहुत दिन हो गए, अब बहुत हो गया, ला निकाल मेरा पैसा। अरे भाई साहब, आप ना फिक्र मत कीजिए, मैं आपको टाइम पर सारे पैसे दे दूंगा। आपके पैसे कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, मैं दे दूंगा।
अरे देख राजेश, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। रात हो जाती है। निशा गर्मी से परेशान होकर रसोई में खाना बना रही थी। हे भगवान, काश कोई ऐसी रसोई होती जो बर्फ जैसी ठंडी होती, लेकिन मेरे नसीब में तो बस ये तपती हुई रसोई लिखी है। यहाँ खाना बनाना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आंगन में पूरा परिवार बैठा हुआ था। तभी वहाँ घर का मालिक लाला आता है। अरे महेश, क्या है ये सब? 3 महीने हो गए, अभी तक घर का किराया नहीं दिया, कब दोगे किराया? अरे लाला जी, थोड़ा धीरज रखिए, लड़के काम पर लगे हैं, वो जल्दी ही आपका सारा किराया दे देंगे। अरे काहे का धीरज, अगर टाइम पर किराया नहीं दिया ना तो आज ही सबका बोरिया बिस्तर घर से बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप ना बस थोड़ा समय और दे दीजिए, हम आपका जो सारा किराया है लौटा देंगे, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। नहीं नहीं, बस तुम्हारे पास ना 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर जो सारा किराया है वो मेरे हाथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? लाला ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, पता नहीं इतने सारे पैसे कैसे देंगे हम। 10 दिन में इतना पैसा कहाँ से आएगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप लोग ना फिक्र मत कीजिए, मैं और आकाश दिन रात डबल शिफ्ट में काम करेंगे और पैसे दे देंगे। अगले दिन दोपहर को निशा रसोई में खाना बना रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और चक्कर आ रहे थे। बाप रे, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी मुझे मार ही डालेगी। मुझे कुछ तो करना होगा, इस रसोई को ठंडा करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना होगा। तभी निशा की नजर रसोई में रखे खाली बोरों पर जाती है। हाँ आइडिया, चलो ये खिड़की है ना, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगी और इस पर बोरा गीला करके डाल दूंगी। बाहर से जो गर्म हवा आ रही है, लेकिन गीले कपड़े से हवा टकराकर ठंडी हो जाएगी और फिर मेरी रसोई भी ठंडी हो जाएगी। इस तरह मुझे इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। निशा तुरंत एक बोरी को पानी में भिगोकर खिड़की पर टांग देती है। कुछ देर बाद रसोई ठंडी हो जाती है, लेकिन चूल्हे का धुआं रसोई में भरने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ठंडी हवा तो आई, लेकिन यहाँ तो धुआं भर गया। अरे ओ साइंटिस्ट की अम्मा, ये क्या आग लगा दी तूने? धुआं धुआं कर दिया पूरा घर में। मैं कहती थी ना, इसके दिमाग के पेच ढीले हैं, अब क्या हमें जलाकर छोड़ेगी? हे भगवान, मेरा तो जुगाड़ उल्टा पड़ गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय था। आकाश और राजेश ने मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर लिए थे। आकाश और राजेश सारे पैसे गंगा देवी को देते हैं। माँ, ये लो, हमने जैसे तैसे लाला के किराए के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, ये आप संभाल के रख देना। 1-2 दिन बाद लाला आए तो उनको ये पैसे दे देना। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, तुमने तो मेरी जान में जान डाल दी। लाओ, इसे मैं अपनी उस छोटी सी लोहे की संदूक में रख देती हूँ, वहाँ एकदम सुरक्षित रहेगी। गंगा देवी पैसे लेकर अंदर कमरे में जाती हैं और अपने छोटे बक्से में रखकर ताला लगा देती हैं। 2 दिन बाद लाला पैसे लेने आता है। लाला, तुम्हारे सारे पैसे हो गए हैं, मैं अभी लाती हूँ। गंगा देवी पैसे लेने अपने कमरे में आते हैं और बक्सा खोलकर पैसे निकालने लगती हैं, लेकिन बक्से में पैसे नहीं थे। गंगा देवी ये देखकर हैरान रह जाती हैं। हाय राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, बक्से में पैसे नहीं है। 2 दिन बाद लाला, अरे ओ नाटकबाज बढ़िया, ये क्या नया ड्रामा है? तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे मालिक, विश्वास कीजिए, हमने पैसे इसी में रखे थे, बस हमें कुछ और समय दे दीजिए। सिर्फ 1 हफ्ता, 1 हफ्ते का समय देकर जा रहा हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो पुलिस लेकर आऊंगा। लाला गुस्से में वहां से चला जाता है। पैसे तो मैंने बक्से में ही रखे थे, फिर पैसे कहाँ गए? घर से पैसे कहाँ गायब हो गए? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिए? लेकिन ये किसने किया है? हाय, घर में चोर! अब तो मुझे अपने सोने की झुमकों की टेंशन हो रही है। और इस सासू माँ, बाहर से तो कोई आया नहीं, पक्का घर के अंदर ही किसी भेदी ने लंका ढाई है। अगले दिन सुबह पैसा चोरी होने की वजह से आकाश और राजेश जल्दबाजी में पैसे इकट्ठे करने सुबह सुबह ही चारा लेने के लिए जंगल निकल गए थे। हे भगवान, दोनों बेटे सुबह ही अंधेरे में ही जंगल निकल गए। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। देखो दोपहर हो गई है और आज तो बोल कर गए थे कि वो बहुत देर तक काम करेंगे। उनका वो खड़ूस मालिक भी इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें कुछ खाने पीने को दे दे। अरे कविता, तुम उनके लिए खाना ले आओ जंगल में। वैसे भी छोटे वाले की तबीयत भी खराब है, तो उसके लिए दवाई भी ले आओ। क्या मैं? और इस भयंकर धूप में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर लू चल रही है, मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं नहीं जाने वाली जंगल में। सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप ही खाना मुझे दे दीजिए और दवाई भी मुझे दे दीजिए, मैं जंगल चली जाती हूँ। हाँ, बड़ी सती सावित्री बन रही है, जा धूप में काले कोयले जैसी होकर आना। निशा टिफिन और दवाई लेकर जंगल में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद आकाश और राजेश उसे मिल जाते हैं। निशा, तुम इतनी धूप में यहाँ क्या कर रही हो? जी, आप लोगों ने कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए खाना और दवाई लाई हूँ। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं खाना खाने के लिए।
जब तक तुम वहां उन झाड़ियों के पास छांव में बैठ जाओ। निशा झाड़ियों के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसे पीछे से पानी गिरने की बहुत तेज आवाज आती है। वो झाड़ियां हटाकर देखती है और हैरान रह जाती है। झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा झरना था जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे और एक छोटी सी गुफा भी थी। वाह, देखो तो यहाँ कितनी ठंडक है, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ एकदम एसी जैसी ठंडी हवा हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहाँ ही सो जाऊँ। निशा वहीं झरने के पास सो जाती है। कुछ देर बाद आकाश और राजेश वहां आते हैं और निशा को जगाते हैं। अरे, ये खाना एकदम ठंडा हो गया है। हाँ भैया, अगर ये खाना थोड़ा सा गर्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। आप लोग रुकिए, मैं अभी गर्म करती हूँ। निशा तुरंत वहां पड़े कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके एक चूल्हा बनाती है। वो पास ही पड़ी सूखी लकड़ियां लाती है। आग जलाकर टिफिन को पत्थरों पर रखकर खाना गर्म कर देती है। वाह, यहाँ तो चूल्हे पर सब्जी गर्म करने के बाद भी गर्मी नहीं लग रही। ठंडा झरना, हरियाली और ये शांत गुफा, सब कुछ कितना सुकून भरा है। काश मेरी एक ठंडी सी रसोई बन जाए। वैसे भी किराए के पैसे भी चोरी हो गए हैं और घर भी छूटने वाला है। ऐसे में कहीं भटकने से यहीं रहना सबसे अच्छा होगा। शाम का समय हो जाता है। सभी घर वाले एक साथ परेशान बैठे हुए थे। बाबूजी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने एक बहुत बढ़िया जगह ढूंढ ली है। हमें कोई नया घर किराए पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ जंगल में उस झरने के पास रहेंगे। वहाँ एक गुफा भी है और जगह एकदम ठंडी है। अरे, तेरा दिमाग ठीक है? अब हम जंगल में रहेंगे? क्या कोई आदिवासी या टार्जन है जो पत्तों के कपड़े पहनकर होला 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 करेंगे? वहाँ सांप, बिच्छू और जंगली जानवर हमारा नाश्ता कर जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली किसी जंगल में रहने के लिए। चुप कर कविता, ठीक कह रही है। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लाला 7 दिन में हमें धक्के मार कर निकाल देगा। नया घर लेने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। हमें कोई नया घर किराए। तेरी सास सही कह रही है बहू, कम से कम वहाँ सिर छुपाने की जगह तो मिलेगी। हम वहीं चलेंगे। अगले दिन पूरा परिवार अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर जंगल में झरने के पास पहुंच जाता है। झरने के पास जो गुफा थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत अंधेरा था। निशा गुफा के अंदर जाकर गुफा की साफ सफाई करने लगती है। ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ। मेरा तो दम घुटा जा रहा है। इस गुफा में पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस घर में ब्याह कराई थी। तभी गुफा के अंधेरे से एक जंगली जानवर निकलकर बाहर आता है। मम्मी, ओ मम्मी, ये जानवर खा जाएगा मुझे। वो जंगली जानवर वहाँ से भाग जाता है और कविता वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो कीचड़ में गिर जाती है। अरे भाभी, ये कोई खतरनाक जंगली जानवर नहीं था, बस जंगली बिल्ली ही थी। अरे जेठानी जी, रुकिए रुकिए, मैं अभी आपको साफ कर देती हूँ। निशा जल्दी से कविता के ऊपर झरने का ठंडा ठंडा पानी डाल देती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। पूरा परिवार झरने के पास बैठा हुआ था। देखिए बाबूजी, यहाँ कितनी शांति है। उस तपते हुए घर से तो लाख गुना बेहतर है ये जगह। कल सुबह मैं यहाँ अपनी एक ठंडी रसोई बनाऊंगी। थोड़ा बहुत राशन जो हम लाए थे उससे हम आराम से गुजारा कर लेंगे। आप बस देखना, मैं एकदम मस्त जुगाड़ करूंगी। जगह तो ठीक है बहू, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे कहाँ गए। क्या सच में घर के ही किसी भेदी ने लंका ढाई है? माँ, अब जो हो गया है सो हो गया है। अब उन पैसों को भूलकर हमें बस आगे का सोचना होगा। अगले दिन सुबह निशा सबसे पहले उठकर काम में लग जाती हैं। वो जंगल से मजबूत लकड़ियां और केले के बड़े बड़े पत्ते काट कर लाती है। चलो, इस पतली लकड़ी और पत्तों से एक झोपड़ी जैसी रसोई बना लेती हूँ। निशा बड़ी मेहनत से एक छोटी सी पत्तों वाली रसोई तैयार करती है और उसके अंदर मिट्टी से एक छोटा चूल्हा बनाती है। वाह, बन गई मेरी ठंडी रसोई। देखो, पत्तों के अंदर कितनी ठंडक है और पास में ही झरना बह रहा है और यहाँ तो धुआं भी नहीं भरेगा। अब खाना बनाने में बहुत मजा आएगा। मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लगने वाली खाना बनाने में। दोपहर का समय हो जाता है। निशा ने सबके लिए खाना बना लिया था। सारा परिवार झरने के पास जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। अरे यार, इस ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बैठकर तो कमर ही टूट गई। यहाँ बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। निशा ये बात सुन लेती है। वो तुरंत झरने के किनारे पड़े बड़े बड़े चपटे पत्थरों को उठाकर लाती है और उन्हें एक कुर्सी की तरह जमा देती है। फिर वो झरने का ठंडा पानी उन पत्थरों पर डाल देती है। ये लीजिए बाबूजी, हमारा देसी सोफा। ये पत्थर झरने के पानी से एकदम ठंडे रहते हैं और ये एकदम सीधे भी है। आप लोगों की कमर में दर्द नहीं होगा। अब आप सब लोग इन पर बैठ जाइए। अरे वाह बहू, ये बैठने के लिए तो एकदम सही व्यवस्था है। मजा आ गया। 1-2 दिन बीत जाते हैं। दोपहर की तेज धूप की वजह से रसोई के वो केले के पत्ते पूरी तरह सूख गए थे। निशा रसोई के अंदर खाना बना रही थी, तभी अचानक रसोई में आग लग जाती है। अरे बाप रे, आग लग गई। निशा जल्दी से बाहर भागती है और झरने से मटका भरकर पानी लाती है। वो पानी पत्तों पर डालती है और आग बुझ जाती है। पूरी रसोई जल जाती है। लो जी, कर लिया टैलेंट का प्रदर्शन। आज तो ये खुद तंदूरी मुर्गी बन गई होती। अरे और साइंटिस्ट की अम्मा, इतना भी दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? अगर तू ताजे पत्तों की रसोई बनाएगी तो वो धूप में तो सूखेंगे ही ना। दिमाग घास चने गया था क्या, जो सूखी लकड़ी और पत्तों के बीच आग जला रही है? कुछ और दिमाग लगाती ना। जेठानी जी, गलती हो गई।
मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। अब मैं जो रसोई बनाऊंगी वो एकदम मजबूत बनाऊंगी, जो आग से नहीं जलेगी और एकदम ठंडक रहेगी। मुझे तो तेरी बातों से अब डर लगने लगा है, पता नहीं अब क्या करेगी तू। अगले दिन निशा फिर से रसोई बनाने का काम शुरू करती है। इस बार आकाश भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर जंगल से और मजबूत लकड़ियां और झरने के पास रखे बड़े बड़े ठंडे पत्थर इकट्ठा करते हैं। निशा, इस बार ये दीवारें पत्थरों की बनेंगी। ये पत्थर ठंडे भी रहते हैं और इनमें आग भी नहीं लगेगी और तुम्हारी रसोई एकदम मजबूत बनेगी। निशा पत्थर, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने लिए एक बढ़िया रसोई तैयार करती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। निशा ने पूरी रसोई को अंदर और बाहर अच्छे से मिट्टी से लीप दिया था। ये एकदम बढ़िया है, इसे मैंने मिट्टी से बढ़िया लीप दिया है, तो अब आग लगने का कोई खतरा नहीं। और इन ठंडे पत्थरों की वजह से ये अंदर से एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। अब जाकर बनी है मेरी असली ठंडी रसोई। दोपहर का समय हो जाता है। निशा अपनी नई पक्की रसोई के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन उसे बार बार पानी लेने के लिए उठकर बाहर झरने के पास जाना पड़ रहा था। हे भगवान, पानी लेने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ा है। इसमें तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। आधी मेहनत तो पानी ढोने में ही लग जाती है। मुझे कुछ जुगाड़ करना होगा ताकि ये पानी सीधा मेरी रसोई के अंदर ही आ जाए, फिर मुझे पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निशा झरने से लेकर अपनी रसोई के अंदर तक मिट्टी खोद कर एक पतली सी नाली बना देती है। रसोई के अंदर वो एक चौड़ा गड्ढा खोदती है और उसे मिट्टी से अच्छी तरह लीप कर पक्का कर देती है। वाह, बन गया मेरा छोटा सा तालाब। अब झरने का ठंडा पानी इस नाली से सीधा इस गड्ढे में जमा हो जाएगा और अब मुझे बार बार बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जुगाड़ तो एकदम बढ़िया है, मजा आ गया। निशा देखती है कि खाना बनाने के लिए सब्जियां खत्म हो गई हैं। वो जंगल में थोड़ी दूर जाती है और वहां से जंगली लौकी और तोरई तोड़ लाती है। ये जंगली सब्जियां तो बहुत ठंडी होती हैं। आज सबके लिए बढ़िया सी सब्जी बनाऊंगी। चलो मैं अब इन्हें अच्छे से धो लेती हूँ। निशा उन सब्जियों को अपने उसी पानी वाले गड्ढे में धोती है। फिर वो देखती है कि काटने के लिए कुछ नहीं है। वो एक पतले और धारदार पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करती है और एक बड़े चपटे पत्थर चॉपिंग बोर्ड की तरह रख लेती है। ये देखो, इस चपटे पत्थर पर सब्जियां काटना कितना आसान है और ये पत्थर पानी के पास रहने से इतना ठंडा है कि मेरी सब्जियां भी एकदम फ्रेश और ठंडी रहेगी। निशा चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए अपना मिट्टी का तवा रखती है, लेकिन वो मिट्टी का तवा टूट जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? अब मैं रोटियां किस पर बनाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वालों को भूख लगी है, रोटियां कैसे बनाऊं? निशा घबराकर बाहर जाती है। तभी उसकी नजर झरने के किनारे पड़े एक बहुत ही पतले, चपटे और काले पत्थर पर पड़ती है। चलो, तवे की जुगाड़ हो गई है। अब मैं इसी चपटे पत्थर को तवे की तरह इस्तेमाल करूंगी और इस पर सबके लिए रोटियां बनाऊंगी और इस पर रोटियां जलेंगी भी नहीं। निशा उस पत्थर को अच्छे से धोती है और फिर उसी पत्थर पर सबके लिए रोटियां बनाती है। अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो पत्थर को ही तवा बना दिया। सच में तू तो एकदम जुगाड़ू है। तेरी इस तरकीब से तो हमारा ही काम आसान हो गया है। अगले दिन निशा रसोई के अंदर खाना बना रही है। पत्थर की पक्की दीवारें होने की वजह से धुआं बाहर नहीं जा पा रहा और निशा को थोड़ी गर्मी लगने लगती है। गर्मी तो अब भी लग रही है। ये दीवारें पक्की हैं तो धुआं निकलने की जगह नहीं है। जो हवा झरने की तरफ से आती है वो इन दीवारों से टकराकर बाहर ही रह जाती है। अगर मैं इन दीवारों में छोटे छोटे छेद कर दूं तो हवा सीधा अंदर आएगी और धुआं भी बाहर निकल जाएगा। निशा एक नुकीली लकड़ी लेकर बहुत ही सावधानी से रसोई की दीवारों में छोटे छोटे छेद कर देती है। अब मेरी रसोई एकदम ठंडी हो जाएगी। शाम के समय निशा रसोई में खाना बना रही थी और उसे बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। हाँ, अब आया ना मजा। देखो तो इन छेदों से कितनी ताजी और ठंडी हवा आ रही है। ये तो एकदम हमारा देसी कूलर बन गया। अब तो मैं दिन रात यही बैठे बैठे खाना बना सकती हूँ। अब मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही और ना ही चक्कर आ रहे हैं। रात का समय हो जाता है। सबने खाना खा लिया था। निशा बची हुई सब्जी को रखने का कुछ जुगाड़ कर रही थी। अगर मैं इस बची हुई सब्जी को ऐसे ही बाहर फेंक दूंगी तो ये सुबह तक खराब हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। निशा एक बड़ा मिट्टी का मटका लेती है। वो बची हुई सब्जी उस मटके में रख देती है और उस मटके को अपने पानी वाले गड्ढे में रख देती है। तैयार हो गया मेरा देसी फ्रिज। अब जो मटका है वो इस ठंडे पानी के अंदर रहेगा और मेरी सब्जी मटके के अंदर। इससे मेरी सब्जी एकदम ठंडी रहेगी और सुबह तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगले दिन आकाश और राजेश जंगल में घास काट रहे थे। तभी उन्हें जंगली मूली, टमाटर और खीरे मिलते हैं। ये सब वो लेकर झरने के पास आ जाते हैं। अरे निशा, आज जंगल में ये मिले। हमने सुना है कि अमीर लोग इनका एकदम ठंडा करके सलाद बनाकर खाते हैं। वो बर्फ की सिल्ली पर रखते हैं। तो तुम भी आज रात हमारे लिए इन्हें एकदम ठंडा करके सलाद बनाना। हम भी रात को खाकर देखेंगे कि ठंडा सलाद लगता कैसा है। ठीक है जी। अब बर्फ की सिल्ली तो है नहीं तो इन्हें ठंडा कैसे करूं? हाँ, मेरे पास एक बढ़िया जुगाड़ है इस सलाद को एकदम ठंडा करने की। निशा झरने के पास जाती है और जहाँ से पानी गिर रहा था वो वहाँ एक बड़ा पत्थर रख देती है जिसके ऊपर से झरने का पानी बह रहा था। वो मूली, टमाटर और खीरे उसी पत्थर पर रख देती है और वहीं बैठ जाती है। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ देर बाद ये ठंडा एकदम हो जाएगा।
कुछ देर बाद निशा देखती है कि पानी की वजह से वो पत्थर एकदम ठंडा हो गया है और मूली, टमाटर, खीरे भी एकदम ठंडे हो गए हैं। हाँ, ये जुगाड़ एकदम बढ़िया है। देखो तो मूली, टमाटर और खीरे कैसे बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। रात के समय निशा उसी ठंडे पत्थर पर सैलेड काट कर तैयार करती है। वो परिवार को पत्तों पर खाना और सैलेड परोसती है। क्या ये रोज रोज कभी हाथ में रोटी पकड़ा देती हैं, कभी इन पत्तों में खाना डाल देती हैं? अरे आखिर तूने ये रसोई बना ही ली है तो कुछ बर्तन वगैरह भी बना ले। हम क्या कोई गाय भैंस हैं जो इन पत्तों पर चरेंगे? कुछ अच्छे बर्तन बना। हाँ हाँ बहू, तेरी जेठानी की बात तो सही है। अब हम यहाँ रह रहे हैं तो कुछ बर्तन तो चाहिए होंगे। ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही कुछ बढ़िया जुगाड़ करती हूँ। अगले दिन सुबह निशा जंगल से बहुत सारी चिकनी और साफ मिट्टी खोद कर लाती है। वो झरने के पास बैठकर उस मिट्टी से बर्तन बनाने लगती है। अरे ओ महारानी, कविता देख, वो बेचारी अकेले काम कर रही है, तू भी तो जा उसकी थोड़ी मदद कर दे। यहाँ बस बैठी बैठी हुक्म चलाती रहती है। कविता निशा के पास जाती है और मिट्टी हाथ में लेकर मटका बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मटके की जगह कोई अजीब सी आड़ी टेढ़ी चीज बना देती है। अरे कविता, ये क्या बना दिया तूने? मटका बनाया है या कोई पिचका हुआ मटका? सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कविता गुस्से में लाल हो जाती है और वो अपने बर्तन को तोड़कर उसकी गोल बॉल बनाती है और गुस्से में राजेश की तरफ फेंक कर मार देती है। लो आप ही बना लो, आप लोग हो ना बहुत ज्यादा ड्रामा करते हो। अरे मुझे नहीं बनाना आता ये सब। अगर इस साइंटिस्ट की अम्मा को आता है तो मैं क्या करूं? सब लोग बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। कविता बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। निशा उसके पास जाती है और चुपके से झरने का ठंडा पानी उस पर डाल देती है। अरे जेठानी जी, आप इतना गर्म मत होइए, थोड़ा ठंडा पानी डालिए दिमाग पर, जिससे आप और आपका दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पानी डाला? तो खुद को जल पर नहीं समझ रही है जो पानी से खेल रही है? अब देख मैं क्या करती हूँ। कविता गुस्से में निशा को हल्का सा धक्का दे देती है। निशा का पैर फिसलता है और वो सीधे झरने के तेज बहाव वाले पानी में गिर जाती है। सब लोग घबरा कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन निशा तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। जेठानी जी, मुझे तैरना नहीं आता। वैसे आपने मुझे नहला ही दिया। मैं तो सोच भी रही थी कि गर्मी लग रही है, नहा लूं, पर आपने अच्छा किया, मेरी मेहनत बचा दी। तू पागल है पूरी की पूरी, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जा, मैं नहीं बात कर रही तुझसे। अगले दिन निशा रसोई में खाना बना रही थी और कुछ सोच रही थी। जंगल की जो जंगली सब्जियां हैं वो तो अब धीमे धीमे खत्म होने वाली हैं। ऐसा करती हूँ यहाँ आसपास ही सब्जियां उगाती हूँ। जगह भी बढ़िया और पानी भी भरपूर है। निशा झरने के पास वाली खाली जमीन पर लकड़ियों की बाउंड्री बनाती है। वो जंगली सब्जियों से बीज निकाल कर वहाँ खेती शुरू कर देती है। बार बार पानी न डालना पड़े इसके लिए वो खेत से लेकर झरने तक एक और छोटी सी नाली खोद देती है, जिससे पानी अपने आप खेत में पहुँचता रहता है। अरे वाह बहू, तूने तो यहाँ पूरा खेत ही बना दिया। अब हमें ताजी सब्जियों की कोई टेंशन नहीं है। एकदम बढ़िया जुगाड़ किया है तूने। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार झरने के पास ठंडे पत्थरों पर बैठा हुआ था। बाबूजी, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। पहले तो मुझे उस पुरानी घर वाली गर्म भट्टी जैसी रसोई में पसीना बहाना पड़ता था, लेकिन यहाँ इस ठंडी रसोई में खाना बनाकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं तो अब दिन भर अपनी रसोई में बैठकर खाना बना सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। अरे हाँ, और भाभी को भी यहाँ बहुत मजा आ रहा है ना भाभी? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसी झरने में डूबकर जलपरी बन जाऊं। अगले दिन दोपहर को निशा अपनी रसोई के अंदर खाना बना रही थी। उसे एहसास होता है कि रसोई की छत गर्म हो रही है। दीवारों के छेदों से तो हवा आ रही है, पर ये छेद थोड़े तप रहे हैं। छत में छेद कर नहीं सकती, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे छत भी ठंडी हो। निशा बाहर आती है और देखती है कि उसकी लगाई हुई लौकी तोरई की बेलें काफी बड़ी हो गई हैं। हाँ, एक बढ़िया आइडिया है अपनी रसोई की छत को एकदम ठंडा करने के लिए। निशा उन हरी बेलों को अपनी रसोई की छत और दीवारों पर चढ़ा देती है। अब ये जो बेल है ना, इस पूरी छत पर फैल जाएगी और फिर मेरी छत एकदम ठंडी हो जाएगी। कुछ दिन बाद बेलें पूरी रसोई पर छा गई हैं। अब निशा की रसोई एकदम हरी भरी लग रही थी। लो, मजा आ गया। अब तो हमारे पास ताजी सब्जी भी है और मेरे सपनों की रसोई भी तैयार है। कितनी ठंडी है ये। निशा एक साथ ज्यादा खाना बनाने के लिए छोटे छोटे 3-4 चूल्हे और बना लेती है और उन सभी पर खाना तैयार करती है। वाह, अब एक साथ सब्जी, दाल और रोटी सब बन जाएगा। अगले दिन झरने के पास पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा था और बहुत खुश था। वहीं निशा अपनी रसोई में खाना बना रही थी। अगले दिन रसोई के लिए सूखी लकड़ियां खत्म हो गई थी। अरे कविता, देख सूखी लकड़ियां खत्म हो गई है और तेरी देवरानी की तबीयत भी थोड़ी खराब है और उसे खाना भी बनाना है। और राजेश, आकाश भी काम पर चले गए हैं। खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां नहीं है। तू ऐसा कर कि जंगल से सूखी लकड़ियां ले आ। नहीं सासू माँ, मैं नहीं जा रही। चुपचाप जा, सारा दिन महारानी की तरह बैठी रहती है। जा जल्दी। कविता बड़बड़ाते हुए और जंगल की तरफ लकड़ियां लाने चली जाती है। तभी उसके सामने भेड़िया आ जाता है। हे भगवान, यहाँ तो भेड़िए हैं।
कविता बहुत डर जाती है। तभी एक डंडा जाकर भेड़िए में लगता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। अरे ये डंडा किसने मारा? कविता पीछे मुड़कर देखती है, निशा वहां खड़ी हुई थी। उसी ने भेड़ियों को डंडा फेंक कर मारा था। निशा तूने आज मेरी जान बचा ली। तू बीमार थी तब भी तू यहाँ आई। अगर आज तू नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे जेठानी जी, मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप तो कभी जंगल वगैरह में आई नहीं है ना, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बस इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। मुझे माफ कर दो छोटी, मैं तो तेरे से फालतू में ही जलती थी। तू सच में बहुत अच्छी है। वैसे मैं थोड़ा ओवर ड्रामा भी करती हूँ ना कभी कभी, तो तू मेरे से गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं जेठानी जी, आप जैसी भी है मेरी जेठानी है। अब चलिए लकड़ियाँ उठाइए, सबको भूख लगी है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। पता नहीं हमारे वो पैसे किसने चोरी किए हैं। जिसने भी किए होंगे ना, उसके साथ बहुत बुरा होगा। कीड़े पड़ेंगे उसके हाथों में। नहीं माँ, मत दो बद्दुआ। अब मैं और नहीं छुपा सकता। वो पैसे मैंने ही चोरी किए थे। भैया, आपने चोरी क्यों की? मेरी मजबूरी थी आकाश। मैंने एक आदमी से कर्जा लिया था और वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। मुझे पैसे देने पड़े। मुझे माफ कर दो। मैंने सब बर्बाद कर दिया। अरे तेरी वजह से हम बेघर हो गए हैं। सासू माँ शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। जेठ जी ने अपनी गलती मान ली है, यही बहुत है। इंसान से गलती होती है ना। प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। निशा की बात सुनकर सबका गुस्सा शांत हो जाता है और सभी राजेश को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन मौसम बिगड़ता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और झरने का बहाव बढ़ने लगता है। अरे भागो, पानी बहुत तेज आ रहा है। सब गुफा के अंदर चलो। सब लोग गुफा में छिप जाते हैं। पानी के तेज बहाव में निशा की बनाई हुई ठंडी रसोई टूटकर बह जाती है। तभी किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लाला अपने परिवार के साथ झरने के उस पार पिकनिक मनाने आया था और उसका 8 साल का पोता चिंटू पानी में गिर गया था। अरे बचाओ कोई मेरे पोते चिंटू को। अरे बचाओ, मेरा इकलौता पोता डूब रहा है। अरे कोई तो बचाओ। अरे मुझे तैरना भी नहीं आता। अरे बाप रे, ये तो मकान मालिक लाला जी का पोता है। हमें इसे बचाना होगा। पागल हो गई है क्या? पानी बहुत तेज है। ज्यादा खतरों के खिलाड़ी मत बन। तू कैसे बचाएगी उसे? तू भी डूब जाएगी। पानी का बहाव बहुत तेज है। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, मैं बचा लूंगी। निशा जल्दी से पानी में कूद जाती है और चिंटू को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद पानी शांत हो जाता है। लाला वहाँ जल्दी से आता है। अरे मुझे माफ कर दो महेश भाई, मैंने तुम लोगों को धक्के मार कर निकाला और तुम्हारी बहू ने मेरे इकलौते पोते की जान बचा ली। अरे तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब तुम सब घर चलो, तुम्हें कभी कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। तुम आराम से रह सकते हो। चलो मेरे साथ। मालिक जी, हम आएंगे जरूर, लेकिन ठंड में। अभी गर्मियों में तो हम यहीं रहेंगे, नहीं तो फिर से मुझे उस घर की गर्म भट्टी वाली रसोई में परेशान होना पड़ेगा। यहाँ तो मेरी ठंडी रसोई है। लाला अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे बहू, कहाँ है तेरी ठंडी रसोई? सब तो टूट गया। बाबूजी, रसोई टूटी है, हमारे हौसले नहीं। हम फिर से बनाएंगे और इस बार और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। हम हारेंगे नहीं। इस बार पूरा परिवार निशा का साथ देता है और कुछ दिनों बाद झरने के पास एक मजबूत रसोई और एक बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाता है। पूरा परिवार झरने के पास बैठा था और ठंडी रसोई के अंदर निशा और कविता एक साथ मिलकर खाना बना रही थी। सब बहुत खुश थे। तो दोस्तों, क्या निशा का लाला के पक्के घर में वापस जाने से मना करके अपनी ठंडी रसोई में रहने का फैसला सही था? अगर आप निशा की जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं।